हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी इस लास्ट वीडियो में एसएसटी का लेसन 4 आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वन कानून और उसके प्रभावों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि व्यापार जो था, क्या कहते हैं, रेशम के कीड़ों को पालने का व्यापार आदिवासियों के द्वारा किस प्रकार से चल रहा था और कैसे बिचौलिए उनसे अधिक मुनाफा कमाते थे और उनको कम फायदा होता था। इस वजह से लोगों ने अपने इस रेशम के कीड़े पालने के काम को धीरे धीरे बंद कर दिया था। वो व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब आगे पढ़ेंगे हम काम की तलाश। जो आदिवासी काम की तलाश में घर से दूर जाते थे, उनकी दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के अंत से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए बहुत से आदिवासियों को भर्ती किया जाने लगा। कहाँ पर? असम में चाय बागानों में और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को भर्ती किया जाने लगा। इन मजदूरों को ठेकेदारों के जरिए भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार उन्हें बहुत कम वेतन देते थे और उन्हें वापस घर भी लौटने की इजाज़त नहीं देते थे। यानी एक बार अगर ये वहाँ काम करने के लिए पहुँच जाते थे तो इन्हें वहाँ से जल्दी वापस आने की इजाज़त नहीं होती थी और वेतन भी बहुत कम मिलता था। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के अलग अलग भागों में जनजातीय समूहों के बदलते कानूनों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई। कोल आदिवासियों ने, मतलब ये जो कानून वगैरह बन रहे थे, जो उनके साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ इन्होंने कई बार कदम उठाए। कोल आदिवासियों ने 1831 और से 32 और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। अब यहाँ नोट करने वाली की बात है, कोल आदिवासियों ने बगावत कब करी? 1831 से 32 में, और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर में विद्रोह 1910 में हुआ और बस्तर में आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ? 1910 में। और 1940 में महाराष्ट्र में वरली विद्रोह हुआ। ठीक है, बिरसा भी इस तरह के विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बिरसा भी इस तरह का आंदोलन का मतलब चाहते थे, कर रहे थे कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में हुआ। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 18 ये माना जाता है कि 1870 के दशक के मध्य में बिरसा का जन्म हुआ था। उनके पिता निर्धन थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियां चराते थे। ठीक है, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। बिरसा के बारे में ये नहीं लेसन वैसे तो बिरसा क्या था? ये मुंडा जनजाति समूह का एक व्यक्ति था। इसका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। इसके पिता निर्धन थे। बचपन से ही ये लोग भेड़ बकरियां पालते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। उनकी परवरिश मुख्यतः बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बिरसा के पिता को गरीबी से परेशान होकर काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। बिरसा ने बचपन में अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के मुखियाओं को विद्रोह के लिए आह्वान करते देखा था। जैसे हम बच्चों को अपने पुराने समय की कहानियां नहीं सुनाते, ऐसे बिरसा ने भी अपने बचपन में, अपने उससे पहले की अपने आदिवासियों के विद्रोह की कहानियां सुनी थी और उसने अपने समय में भी आदिवासियों के जो समुदाय के मुखिया थे उनको विद्रोह के लिए इकट्ठा होने के लिए कहते कई बार सुना था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के अत्याचार से पूरी तरह मुक्त थे। वही आपस में बात किया करते थे, कभी ऐसा समय था जब हम मुंडा जनजाति लोगों के ऊपर दीकुओं का कोई राज नहीं था। दीकू यानी बाहरी लोगों का कोई राज नहीं था, हम उनसे पूरी तरह मुक्त थे। मुखियाओं का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय को परंपरागत अधिकार मिल जाएंगे। वो ऐसा मानते थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम वापस पहले की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। वह स्वयं को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते रहते थे कि उन्हें अपनी जमीन वापस पानी है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। यहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुने। स्कूल भी उन्होंने यहीं से सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकता है और अपने खोए अधिकारों को वापस हासिल कर सकता है। तो वो वहीं के मिशनरी स्कूल में पढ़े और वहीं पर ही उन्होंने यही सब सुना था कि किस प्रकार से हम मुंडा प्रजाति के लोग दोबारा से अपने साम्राज्य को पा सकते हैं। और वे
यदि वे अच्छे ईसाई बनकर अपनी खराब आदत छोड़ दे, इसका कैसे पा सकते हैं? यदि वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें। इसका बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय व्यतीत किया। इसके बाद बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय व्यतीत किया। उन्होंने जनेऊ पहन लिया और शुद्धता व दया का प्रचार करने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों को समझा उनसे वह काफ़ी प्रभावित थे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा ने, यानी जो बचपन में थोड़े बड़े होने लगे थे, जब उन्होंने ये आदिवासियों से अपने पहले की बातें जो सुनी थी, उनसे बहुत प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज में सुधार लाने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को कहा कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव में सफाई रखें। उन्होंने क्या कहा? वो ये बात को मानते थे कि अगर हम साफ सफाई से रहेंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे, तो हमें हमारा साम्राज्य वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि वह अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ दे और सफाई रखे, डायन व जादू टोने जैसे अंधविश्वासों से दूर रहे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। उनका मानना था कि वे लोग बाहर के और वे मुंडा जीवन शैली के दुश्मन हैं। बिरसा ने 1895 में अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को दोबारा जीवित करने के लिए संकल्प लें। उन्होंने 1895 में अपनी बात को मानने वाले लोगों से कहा कि हम सब मिलकर दोबारा से अपने पुराने जो अतीत रहा है उसको वापस लाने के लिए संकल्प करेंगे। वह अतीत एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंधन बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बाग बगीचे लगाते थे, जीने के लिए खेती करते थे। उन काल्पनिक युग में मुंडा भाइयों और रिश्तेदारों के साथ खून खराबा करते थे। मतलब काल्पनिक युग की बात कर रहे थे वो, कि जब मुंडा भाई जो रिश्तेदार थे के साथ खून खराबा करते थे, अब एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, बगीचे लगाते थे, झरनों का पानी पीते थे। इस प्रकार के जीवन की वह कल्पना करते थे। वे ईमानदारी से जीवन बिताते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, फिर एक स्थान पर टिक कर रहे और खेती बाड़ी करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों को बिरसा के जो आंदोलन था उसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन के अंतर्गत मुंडा लोग बिरसा के नेतृत्व में मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस आंदोलन के जरिए मुंडा लोग क्या चाहते थे कि वो जो बाहरी लोग हैं जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, वह उन्हें बाहर निकालकर अपना खुद का राज्य स्थापित करें। इस आंदोलन का मानना था कि ये सारी ताकतें ही मुंडाओं की समस्याओं व कष्टों की जिम्मेदार थी। यह आंदोलन क्या मानता था? ये बाहरी लोगों की वजह से ही हमें ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी। मतलब अंग्रेज ने जो जमीन से रिलेटेड नीतियाँ बनाई थी, उसकी वजह से उनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी वह नुकसान हो रहा था उसको। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। हिंदू भूस्वामी जो थे और महाजन लोग थे वो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। जो मिशनरी थे वो इनकी संस्कृति को गलत समझते थे। आंदोलन फैलने के साथ साथ अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा गांव गांव घूमकर समर्थन जुटाने लगे। समर्थन जुटाते हुए गांव गांव लोगों को उकसाने के लिए उन्होंने परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग शुरू किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को बर्बाद कर दे। वह कह रहे थे कि हम सब मिलकर अगर एक हो जाए तो इन बाहरी लोगों को हम खत्म कर सकते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को अपना निशाना बना लगे। जो बिरसा के मानने वाले लोग थे वो दीकू यानी बाहरी लोगों को और यूरोपीय लोगों को, जो सत्ता जिनके हाथ में थी, जिनकी जो सरकार थी, उनको अपना निशाना बना लगे। उन्होंने थाने और चर्चों के महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। बिरसा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा। मतलब बिरसा राज्य का क्या प्रतीक था? सफ़ेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। 97 में वो जेल से लौटा था और 1897 में वो जेल से लौटा था और 1900 में उसकी बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, बिरसा की मृत्यु किस प्रकार हुई? आंदोलन मंद पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए बाध्य कर दिया जिनके कारण दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर
आसानी से कब्जा ना कर सके। यानी इस आंदोलन की वजह से सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए जिससे बाहरी लोग आकर आदिवासियों की ज़मीन को ना छीन सके। दूसरा इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। मतलब इस आंदोलन से यह भी पता पड़ा था कि आदिवासी लोग जो थे वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध कर सकते थे और किसी भी औपनिवेशिक शासन का भी विरोध करने में वो सक्षम थे, यानी उनमें इतनी ताकत थी। उन्होंने अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए अपने खास अंदाज में इस काम को अंजाम दिया। यानी बिरसा की मदद से आदिवासियों ने जो आंदोलन किया उसकी वजह से उन्हें अपनी ज़मीनें थोड़ी वापस मिली, जिस पे बाहरी लोगों को कब्जा करना मना हो गया था और नए सरकार ने इसी वजह से नए कानून भी बना दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 4 डिक्कू, आदिवासी डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आपने इसे वीडियो देखते हुए सारे लेसन को अच्छे से रीड करना है और जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको भेज रही हूँ उन्हें आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अभी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किसी भी लेसन के नहीं भेज रही हूँ, पहले मैं इनसे लेसनों में से बेसिक क्वेश्चन आंसर छांट के आपको सेंड कर रही हूँ। जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की टाइम आएगा तो मैं आपको वह भी सेंड कर दूंगी। आप बार बार ये पूछ रहे हैं मैडम इस लेसन के लॉन्ग नहीं भेजे, उस लेसन के लॉन्ग नहीं भेजे। बेटा मुझे भी पता है कि मुझे आपको क्या सेंड करना है। ओके, तो मैंने आपको अभी शॉर्ट्स सेंड किए हैं, आपने वही शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, गुड डे।